अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और आज इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन रऊफ क्लासरा। बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं कि इंतखाबात जीतने के बाद मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा पुरअज़्म दिखाई दे रही है। मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का ऐलान किया है। बड़े बड़े मसाइल को हल करने के लिए पुरुमीद नजर आ रहे हैं। हर इदारे में मेरिट को तरजीह दी जाएगी और एक मुस्बत इशारा ये कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, इसी की हुकूमत बननी चाहिए। ये सब बातें तो अपनी जगह, मगर अहम बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून को वोट देने वाली आवाम ने मुस्लिम लीग नून से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं और हर कोई अपने आप को मुस्तकबिल में एक मजबूत पाकिस्तानी के तौर पर देख रहा है। कहने को तो 5 साल का अरसा काफी ज्यादा है, लेकिन क्या मसाइल के अंबार और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए ये अरसा काफी है? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हफ्ते के दिन होने वाले इंतखाबात में शिकस्त फाश हुई और इसी शिकस्त को तस्लीम करते हुए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिकस्त पर सूबाई सदूर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आखिर शिकस्त से इतनी मायूसी क्यों कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा अपने ओहदे छोड़ने लगे हैं? क्या इंतखाबात में शिकस्त पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत के बरक्स है? क्या अपनी पिछली 5 साल कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत के लिए पुरुमीद थी? इन सारे फैक्टर्स पर आज हम बात करेंगे, लेकिन तमाम खबरों पर बात करने से पहले खबरें लेंगे सईद काजी साहब से और रऊफ क्लासरा साहब से। जी काजी साहब, पहले आप बताएं। जी, सबसे पहले खबरें, मगर मैं खबरें देने से पहले एक तो हमारी टीम को जो ज्वाइन किया है रऊफ क्लासरा साहब ने, इज़ वेरी वेलकम, और अभी उनसे और भी मज़ीद गुफ्तगू होगी। और जो मैं आज खबरें मैंने इंक्लूड की हैं शाजिया, उसमें एक तो ये कि मैशत की बात करूंगा, क्योंकि एशियन टाइगर बनाने की बात की है तो अभी मई में हमने तकरीबन $380 मिलियन की किस्त देनी है। तो क्या ये बात बड़ी अहम है? इससे पहले भी हम कर चुके हैं कि IMF की तरफ जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे हमारी इस हुकूमत को, और फिर उन्होंने जो एशियन टाइगर का इंदिया दिया है ये कैसे बन पाएगा, इस पर थोड़ी बात करेंगे और माहिरीन से भी बात करेंगे। और साथ ही फेफन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें जाहिर है जब भी इलेक्शन होता है तो धांधली की बातें होती हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, मगर उन्होंने कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस पॉइंट आउट किए हैं, और ये आज सब अखबारों में खबर भी आई है कि बाज़ जगहों पे 100% से भी ज़्यादा यानी पोलिंग स्टेशन ऐसे उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं। कोई 8000 जो उन्होंने सैम्पलिंग की है जिनकी, उनमें से बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे निकले हैं जिसमें 100% बल्कि 300% तक भी बाज़ जगहों पे टर्न आउट रहा है। तो आज चूँकि टेकअप कर रही है इलेक्शन कमीशन, तो ऐसी जगहों को देखा जाए और उनको जो भी कानून लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, ताकि इसकी जो लीगैलिटी है इलेक्शन की उस पर कोई उंगली ना उठे। ठीक है, रऊफ क्लासरा साहब के पास चलते हैं। जी क्लासरा साहब, आपके पास क्या खबरें आज हमारे प्रोग्राम में शेयर करने के लिए? आज जो मेन खबर है, मेरा ख्याल है बड़ी खबर है इस्लामाबाद के हवाले से। एक तो ये है कि महाराजा परवेज अशरफ साहब को आज नैब ने दोबारा फॉर्मली तौर पर बुला लिया है, और माजी में हम देखते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा इस पर जोर देती रही है कि राज साहब को रेंटल केस में बुलाएं और उनको प्रोसिक्यूशन करें। तो नैब अब तक आप कह सकते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करती रही है, तो आज उनको फाइनली तलब कर लिया गया। और जो अगली मेरा ख्याल है नेक्स्ट बार ये जो पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मसाइल आने वाले हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की है कि नैब ने उनको भी आज चार्जशीट किया है, उन पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं। सो आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो साबिक ये 2 वज़ीर आज़म हैं तो वो इस वक्त ये नैब के सामने उनकी पेशें होने वाली हैं, और जो बड़ा टेस्ट होगा नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो कैसे अपने आप को डिस्टेंस कर सकेंगे कि ये जितने केसेज हैं मेरे आने से पहले के बने हुए हैं, बल्कि उस वक्त के बने हुए हैं जब ये दोनों खुद ये वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है कि वो जितनी कोशिश करेंगे नवाज शरीफ, इसके बावजूद भी ये राजा परवेज अशरफ और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, इन पे जो मुकदमात चलेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है, और हम माजी में भी देखते रहे हैं कि इस तरह के इल्ज़ाम लगे। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में शायद पीपल्स पार्टी की इस मसले पर नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एक तरह की टेंशन बढ़ेगी कि एक वज़ीर आज़म उनका अभी आ रहा है, दूसरे की बारी लगने वाली है। इसके साथ साथ जो बड़ी मेरा ख्याल है खबर जिस पे हमारा फोकस नहीं जा रहा मीडिया का, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इलेक्शन डेज में हैं, वो ये है कि हम मैसिव किस्म की लॉबिंग शुरू हो गई इस्लामाबाद के या ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में, जो ये चाहते हैं, कुछ जो टॉप के यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं कि आप 5 साल पीपल्स पार्टी के साथ गुजारे हैं, उनका लॉयलिस्ट यहाँ समझा जाता है। उससे पहले जनरल मुशर्रफ का एक बड़ा तवील एक 7-8 साल का दौर है, कुछ उनके दौर के उनके हैं। तो एक नवाज शरीफ साहब हुकूमत के अपने लॉयलिस्ट हैं जो अभी से ये लॉबिंग कर रहे हैं कि जो नई हुकूमत आ रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है 5 साल ये मजीद रहेगी, तो वो अपनी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो आज एक वाक़या होने वाला है वो है
FBR के चेयरमैन जो है, एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर इस वक्त बैठे हुए हैं, अंसर जवेद साहब। आज उनके रिटायरमेंट का दिन है और मुझे यह पता चला कि उनकी समरी शायद भेजी गई है वज़ीर आज़म खुसरो साहब को कि आप इनको दोबारा अब 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर दें एज चेयरमैन FBR, जिस पर खासी रिजेंटमेंट आ रही है कि अभी तो नई हुकूमत के आने के दिन है और उसने आके मेजर यहाँ पे फैसले करने हैं। और इसमें जो बड़ी बात है, जो मेरे नोटिस में मेरे सोर्स से बताएं कि बाकायदा इसहाक डार को अभी से ब्यूरोक्रेसी ने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर डील करना शुरू कर दिया गया है और उनको भी ये बताया गया है कि अंसर जवेद को दोबारा एक्सटेंशन देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और प्रोग्राम जो आगे बढ़ेगा तो मैं आपको बहुत सारे उसमें ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी दूंगा कि कौन कौन यहाँ पे टॉप पोजीशन लेने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में। ठीक है क्लासरा साहब, इन तमाम खबरों पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान को एशियन टाइगर किस तरह बना सकते हैं और इसके लिए क्या क्या करना होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हसन अस्करी, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुस्लिम लीग नून 1999 के बाद एक नया सियासी कल्चर मुतारिफ करवाने जा रही है, इसके लिए बड़ा पुरअज़्म दिखाई दे रही है। मियां नवाज शरीफ ने कल पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का ऐलान किया है। कितना इजी टारगेट समझते हैं या इसको मुश्किल समझते हैं और इसके लिए क्या क्या करना होगा मुस्लिम लीग नून को? देखिए, ये ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने की। मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी इस ख्वाहिश को सपोर्ट करेगा, लेकिन जो रियासती मामलात है सिर्फ ख्वाहिशात की बुनियाद पे नहीं चलते। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, टेररिस्ट ग्रुप्स और टेररिज्म मौजूद है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, बिजली की कमी है, गैस की कमी है। तो जब तक इन चीजों को एड्रेस नहीं किया जा सकता, एशियन टाइगर का ख्वाब रहेगा। तो डॉक्टर साहब, इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि तमाम इदारों पर जो भर्तियां हैं इनमें मेरिट की बुनियादों पर होगी। तो ये कामयाबी की तरफ एक सफर नहीं है, एक अच्छा आगाज नहीं है? देखिए, ये भी अच्छी बात है क्योंकि हमने तो ये बात हर हुकूमत से सुनी है। यानी हम लेट 80s में जो सियासी हुकूमतें थी वो भी हमने हुकूमतें देखी हैं, तो उसमें भी हर हुकूमत मेरिट की बात करती है। अब भी मेरिट की बात की जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस पे फैसला उस वक्त करेंगे जब अमली तौर पर हमें हुकूमत के जो इक़दामात है उनमें ये चीजें नजर आएंगी, मेरिट नजर आएगी। और एशियन टाइगर करने के लिए जो बुनियादी सवाल हैं जिसका ताल्लुक मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल से, उनको एड्रेस करने के लिए इकदाम किए जाएंगे तो हम कह सकेंगे वाकई हम उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पिछले 5 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गलतियों से बहुत सीखा है और लोगों के जहनों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, तो इस चीज का भी फायदा होगा मुस्लिम लीग नून को, वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी? मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली उन्होंने सीखा होगा, क्योंकि उनकी हुकूमत थी 97 से 99, वो गलतियां भी अपनी नजर में रखें। उसके बाद जो पीपल पार्टी की जो नाकामी हुई है उसको भी नजर में रखें। बुनियादी तौर पर जो नाकामी हुई है वो है गवर्नेंस का सही ना चलाना और लोगों को जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होती है, रियासत की जो शहरियों की जिम्मेदारी होती है उसको पूरा ना करना, उसकी वजह से पीपल पार्टी फेल हुई है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि PMLN की क़यादत ने इससे 5 साल में लर्न किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक पर्टिकुलर सवाल पूछना चाहता हूँ। आलमी कसाद बाजारी है 2008 से इंतहाई डेवलप्ड जो नेशंस हैं वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बुरान में है। चाइना के ग्रोथ रेट गिर रहे हैं, जो एशियन टाइगर्स थे वहाँ भी ज़बूं हाल है मैशियत आलमी तौर पर, और हमारी जो सूरत हाल है वो आपने बयान फरमा दी। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप कितना समझते हैं, कितना रियलिस्टिक है ये गोल कि हम इन 5 सालों में एशियन टाइगर बन जाएंगे? देखिए, आपने एक बड़ी अहम बात की है जो कि इंटरनेशनल डायमेंशन है और बिल्कुल सही है। जो बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी कुव्वतें हैं जो वक्तन फवक्तन पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों की मदद करती हैं, वो खुद इक़्तिसादी मुश्किलात में शिकार हैं। अमेरिका भी इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार है। उस वजह से पाकिस्तान को बाहर से इकोनॉमिक असिस्टेंस लेने में काफी एफर्ट करनी पड़ेगी, अपना बड़ी मजबूती से बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा अवेलेबिलिटी अब वो नहीं है। और दूसरा ये है कि 2014 के बाद अमेरिका के लिए भी कोई इतना शौक नहीं रहेगा कि पाकिस्तान को उतनी असिस्टेंस प्रोवाइड करे जो कि पिछले 5 साल से मिल रही है। तो ये चीज भी हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि 1-2 साल के अंदर हमें बैनुल अक़वामी सपोर्ट, इक़्तिसादी सपोर्ट कम हो जाएगी
और उस सूरत में अगर अंदरूनी हालात हम बेहतर नहीं कर सकेंगे तो एशियन टाइगर का जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अस्करी साहब आपका। रऊफ क्लासरा साहब के पास में जाऊंगी। रऊफ क्लासरा साहब, आप भी ये समझते हैं कि एशियन टाइगर बनने के लिए पहले हमें जो अपने अंदरूनी मसाइल है उन्हें समझकर हल करना होगा? एक मेरा ख्याल है कि अब तक जो मैंने नवाज शरीफ साहब की बातें सुनी हैं जब से इलेक्शन जीते हैं, एक दो चीज़ें मुझे उन पर तनकीद तो हम खासी करते रहते हैं और करते रहेंगे। एक जो अच्छी चीज़ मैंने देखी है ये नवाज शरीफ साहब की प्रायोरिटीज़ में, जो पर्सनली मेरा ख्याल है कि एक बोल्ड स्टेप है कि उन्होंने सबसे पहला जो बयान दिया है वो पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप को ठीक करने के हवाले से दिया है। उन्होंने वहां पे बकायदा मनमोहन सिंह साहब, मुझे ब्रेक के लिए बोला जा रहा है, माजरत के साथ हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। क्लासर से हम बात कर रहे थे कि कितना आसान है मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना, मुखालिफिन को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, हर तरफ से पॉजिटिव जेस्चर्स आ रहे हैं उनके। जो मैंने सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज अब तक मियां साहब की देखी, अगर से वो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही दे रहे हैं और जैसे कि देना भी चाहिए ऑफ कोर्स के, एक अच्छी खासी कंट्रोवर्सी शुरू हुई इलेक्शन के बाद, वो है उनका इंडिया के साथ तल्लुकात को ठीक करने का मैसेज देना। ये सबसे बड़ी बिग डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के तल्लुकात जब तक भारत से ठीक नहीं होंगे, आपके मसाइल खित्ते में हल नहीं होंगे। और माजी में भी ये बातें होती रही हैं कि और माजी में हमने देखा है कि जितने भी पॉलिटिकल आपकी रूलिंग लीड थी, इन्होंने कोशिश की है कि भारत के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करें। ये कभी भी नहीं होगा, हमारा इन्वेस्टर नहीं होएगा अगर यहाँ पे बॉर्डर्स हमारे पीसफुल नहीं होंगे, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत नहीं होगी। और पर्टिकुलरली ये मैं समझता हूँ जो बिग चैलेंज नवाज शरीफ साहब के लिए आने वाला है, अगर तो ये मनमोहन सिंह पाकिस्तान आते हैं जैसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ वो आएंगे और ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होंगे, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज होगी, दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फेच कर सकता है। लेकिन क्लासरा साहब, जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तानी कैदियों के साथ भारत ने सुलूक किया, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए इंडिया के साथ? ये देखें कि आप कौमों को हास्ते नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं भी समझता हूँ कि सर्वजीत के साथ सही ट्रीटमेंट जेल में नहीं किया गया, कैदी था, उसकी जो एक कानूनी सजा थी उसको मिलनी चाहिए थी, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था जिस तरीके से पाकिस्तान में ट्रीटमेंट हुआ है। और सेम मेरा ख्याल है भारत ने अपने मॉरल ग्राउंड उन्होंने लूज किए द वेरी नेक्स्ट डे, जब उन्होंने एक पाकिस्तानी बेचारे एक हेल्पलेस कैदी पे तशद्दुद करके मारा, उसके बाद भारत के पास जवाब नहीं रह गया। आप कभी हॉस्टेज नहीं रह सकते कि एक सिचुएशन को लेके अगले 5 साल नवाज शरीफ साहब इसी पे गुजार दें। और नवाज शरीफ साहब के लिए जो बड़ा टेस्ट आने वाला है वो है कि आपने इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन देने का दर्जा आपने दिया हुआ है, ऑलमोस्ट दिया हुआ है, जो पिछले दिनों बॉर्डर पे क्लैशेस की वजह से पीपल्स पार्टी हुकूमत ने आखिरी दिनों में रोक लिया था। सो इंडिया से तल्लुकात बहाल किए बगैर इस खित्ते में पीस नहीं आएगा, हमारे अमन नहीं आएगा। हम समझते हैं बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट हो रहा है शायद वो भारत की वजह से हो रहा है, भारत समझता है चंद वहाँ जो उनके यहाँ कुछ इश्यूज हैं शायद पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। ये ट्रस्ट का एलिमेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा, फिर जाके पाकिस्तान को भी आप मैनेज कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात की नेचर भी पाक इंडिया रिलेशनशिप पे होगी। आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएगा जब तक उसको दो चीज़ों का यकीन नहीं आएगा। एक तो जैसे हसन अस्करी साहब कह रहे थे कि आप पाकिस्तान का इंटरनल पीस बड़ा ज़रूरी है, और दूसरा आपके बॉर्डर्स का आपका पीसफुल होना ज़रूरी है। भारत एक बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को उसके साथ ट्रेड रिलेशन करके ये जो एशियन टाइगर की बात है वो भारत के साथ तल्लुकात बेहतर किए बगैर, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और मियाँ साहब ने बिल्कुल राइट स्टेटमेंट दिया है कि पहले दिन से ही वो इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक रखना चाहते हैं। ठीक है, ये तो आपने भारत के ताल्लुकात की बात कर ली। काई साहब, मैं मोबाइल एग्रीइंग विद व्हाट क्लासर साहब सेड की जाहिर है, मगर ये है कि इनको अचीव करने का क्या है, बस 3-4 बड़ी जो बातें हैं। ये एक तो इंडिया के साथ ताल्लुकात का जो मामला है, इसमें देखें, और ये भी एक तारीख की सितम ज़रीफ़ी है कि इस वक्त चाहे जो 2 बड़ी पार्टी जीत के आई हैं वो राइट विंग पार्टीज़ हैं। वहाँ पे जमात इस्लामी जो है वो बना रही है
बादुल नजर में लगता है KPK में वो, ये भी जो मुस्लिम लीग नून है ये भी राइट की पार्टी है, मगर राइट का एक और जो बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे यहाँ रियासत के अंदर, सियासत में, एस्टैब्लिशमेंट में, उसकी एक अपनी रिजर्वेशन होंगी इस हवाले से। तो ये एक बड़ी टाइट रोप होगी जिस पे नवाज शरीफ साहब को चलना पड़ेगा। इसी तरीके से जो आपने एशियन टाइगर की बात की है, जिस तरह मैं अभी हसन अस्करी साहब से बात कर रहा था कि जो मैशत है आलमी कसाद बाजारी में ट्रिपल डिप रिसेशन यूके को हिट कर गया। अब जब मैं अपने मुल्क की बात करते हुए जो दुनिया की बात करता हूं तो कुछ लोगों को अचंभा महसूस होता होगा, मगर यह बात अब हमें समझ लेनी चाहिए कि नेशन स्टेट का ऐद खत्म हो गया है। हम दुनिया में एक मैशत में रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ऐसे नहीं हो सकता कि आपके सर में तो दर्द हो और आपका पांव खुशियां मना रहा हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। तीसरा बड़ा चैलेंज उनका होम ग्रोन मिलिटेंसी में है। हमारी जो खारजा और दाखिला पॉलिसी रही है, ये कुछ छोटे मामलात नहीं है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना ये बड़ा मुश्किल है, और यही वजह है कि जब मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच की तो उसमें रिकॉन्सिलिएटरी टोन थी। उन्होंने एक वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए हुकूमत बना सकते हैं आसानी से, वो KPK में भी बना सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जिन चैलेंजेस के सामने वो जा रहे हैं वो आसान नहीं है। मगर सबसे अहम और आखिरी नुकता ये होगा शाजिया कि जिन लोगों ने वोट डाला है उनको वो जो रिलीफ मांग रहे हैं, वो रिलीफ वो शेर के मुंह से निवाला छीनना पड़ेगा उनको, और फिर लोगों को यानी मुक्तदिर तबकात को टैक्स लेना पड़ेगा, फिर आप नीचे। ठीक है, मैशियत की अगर क्लासरा सर हम बात करें तो सनतकार जितने भी है, कारोबारी तबका है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्हें सबकी हिमायत हासिल है मियां नवाज शरीफ को। तो ये भी तो बात फायदा देगी, बैरूनी सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, यहाँ के लोग और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तो इस चीज का भी तो एज होगा मियां साहब को। मियां साहब को जो बड़ा एज मिलने वाला मेरा ख्याल है, जो पिछले हमने 5 सालों में देखा पीपल्स पार्टी हुकूमत को बदकिस्मती से नहीं मिल सका, इन्होंने कोशिश भी की थी, वो है सऊदी अरब की सपोर्ट। आप ये देख सकते हैं जब पाकिस्तान ने यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 98 में मई में, तो उसके बाद सऊदी हुकूमत ने डेफर बेसिस पेमेंट पे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट फरीब तेल कह लें, उन्होंने पाकिस्तान को सप्लाई की थी ऑयल की, जो जना मुशर्रफ के दौर में भी जारी रही। जो आज हमें नजर आता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत या एनर्जी क्राइसिस को डील नहीं कर सकी, उसमें मेन वजह मेरा ख्याल सऊदी अरेबिया का पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नॉन कोऑपरेशन था। मुझे याद है कि जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने थे जून जुलाई में, जो बाकायदा एक बहुत बड़े वफद के साथ सऊदी अरेबिया गए थे 2008 में, फिर जरदारी साहब अभी सदर नहीं बने थे, इन्होंने ज्वाइन किया था। ये रिक्वेस्ट लेके गए थे उन सऊदीज के पास कि आप हमें जो ऑयल की सप्लाई है पाकिस्तान को, जो फ्री ऑफ कास्ट आप दे रहे हैं, आपने जना मुशर्रफ को भी दी है, आपने नवाज शरीफ साहब को दी है, आप उसको कंटिन्यू करें। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वो फैसिलिटी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से आपने ऑयल के क्राइसिस देखे पाकिस्तान में, ऑयल की कीमतें बढ़ गई, और उसके बाद ये सारा आप कह सकते हैं एनर्जी बरहान भी आया। इनकी नाअहली अपनी जगह पे, लेकिन जो 8-9 साल से एक आपको फ्री तेल मिल रहा था वो सऊदीज ने बंद किया। अब मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ के आने से वो ऑयल फैसिलिटीज हैं सऊदी अरेबिया की, दूसरी आपको बहुत सारे वो डॉलर्स वगैरह देते थे, आपको इमदाद मिलती थी, वो सप्लाई शुरू होगी, और नवाज शरीफ साहब सऊदी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट होगी मियां नवाज शरीफ को। डेफिनेटली आपने अगर देखा हो तो मेरा ख्याल है सऊदी जो एम्बेसडर हैं, और अभी भी जो ये कुछ इंटरनेशनल ये प्लेयर्स की बातें हो रही हैं कि जो पाकिस्तान में नया सेटअप आ रहा है, वो सऊदीज की उसमें ये ब्लेसिंग है, सऊदीज का बड़ा रोल है पाकिस्तान में, और अब ये रोल बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी के दौर में हमने 5 सालों में देखा है कि सदर जरदारी का जो रुख है वो सऊदी अरेबिया की बजाय उनका ईरान की तरफ रहा है। अगर आप उनके माजी के स्टेप्स देखें, आप उनकी बहुत सारी चीजें, उनका ज्यादा आना जाना उनका ईरान के तरफ रहा है, जिसको सऊदीज ने कभी पसंद नहीं किया, और कभी उन्होंने पीपल्स पार्टी हुकूमत को इन 5 सालों में कभी भी उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, क्लासरा साहब उस तरह क्या किसी तरह सपोर्ट नहीं किया उनको। एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, नादिया। हेलो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ। मुझे ये कहना था कि एशियन टाइगर बनाएंगे, इससे पहले इन्होंने कितनी दफा 5 मरतबा उन्होंने एशियन टाइगर बना दिया। इल्ला माशाल्लाह उसके इक़दाम आते शुरू हो गए। सनाउल्लाह की वहां से लाश आई है, और एक चैनल इनको इतना हाईलाइट कर रहा है, वहां पे रिकॉर्डेड लाइन वो ली जाती है जो तबर्रा भेजने वाली है, उस कॉल को तो लिया जाता है, उसके अलावा नहीं लिया जाता ना। और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि सनाउल्लाह की वहां से लाशें आ रही है और वो वहां कह रहे कि आप आइए, और ये चीजें, और सनाउल्लाह का तो नाम उनकी जुबान पे नहीं है, और ये 5 दफा तो रह चुकी होती है ये भाई भाई से ना। अब जरदारी साहब ने उन्हें दावत दी है, वो उनको भी शामिल हुकूमत कर लें, भाई भाई हैं, 8 खाने खा चुके, इल्ला माशाल्लाह उनके साथ कातिल भी है, पूरी लाल मस्जिद के रेमंड डेविस के मुकदमा लड़ने वाली की बेटी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इसी पर बात करते हैं, एक और कॉलर है मुल्तान से, रियाज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम सलाम बाजी, मैं आपका प्रोग्राम तकरीबन सुबह डेली देखता हूँ जी, शुक्रिया। तो आज आपका जो है ना नंबर मुझे मिला है, वरना वक्त में उस पर तो मेरी बात होती रहती है। बाजी ये जो साहब बैठे, मैं अभी ड्यूटी ऑफ करके आया, नाराज नहीं होना। ये कह रहे हैं कि नून लीग को ये मिलेगा उधर से सऊदीया से, तो पीपल पार्टी को नहीं मिला तेल वगैरह इस तरह की यानी कि हेल्प। तो ये हम कब तक भिखारियों की तरह जिएंगे?
पाकिस्तान में हर चीज तो अवेलेबल है, अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है। अभी ये पीटीआई का रिजल्ट देख ले, मीडिया क्लियर दिखा रहा है, इन्होंने पीटीआई के वोटों को फाड़ा है, पता नहीं क्या क्या नुकसान दिए हम लोगों को। मुल्तान से क्लीन स्वीप कर रही थी पीटीआई, तो ये किस तरीके से फ्रंट लाइन पे आए हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्लासरा साहब क्या कहेंगे, क्यों चाहिए हमें सऊदी अरब की सपोर्ट? सब कुछ तो है यहाँ पर। ये हमें वो बिल्कुल इनकी बात से मैं रियाज साहब से यहाँ तक एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के पास सब कुछ है, लेकिन क्या करें, इस मुल्क की आबादी 18 करोड़ है, 8 लाख लोग यहाँ पे इनकम टैक्स देते हैं। हम देने को तैयार नहीं है, लेने को तैयार है। कैसे फिर जब इस मुल्क का आपका बिजनेसमैन टैक्स देने को तैयार नहीं है, आपने अरबों रुपए के हर साल कर्जे माफ हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी के पूरे दौर में 124 बिलियन रुपीस माफ हुए, इससे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में 60 अरब हुए, और 71 से लेके अब तक जनरल जिया साहब के दौर से भुट्टो साहब जितने आपके 250 अरब रुपए आपके कर्जे जिन्होंने आपको आके ये कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमी में, वो उल्टा आपसे इकोनॉमी से 250 अरब रुपए लेके चले गए। मजीद एक्सरसाइज जारी है। जब तक यहाँ का पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान के खाते पीते तबकात हैं, वो टैक्स नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, पाकिस्तान कैसे चलेगा? आपने सैलरीज देनी है, आपने एक्सपेंडिचर देना है, इसलिए आपको हमेशा फॉरेन एड की जरूरत रहेगी। साहब हर तबके को टैक्स देना पड़ेगा। बात वो ठीक कर रहे हैं। और ये जो नुकता हमने उठाया था, जिस तरह मैंने एक फिक्रा बोला था कि इसका इस शेर का उस शेर से ताल्लुक नहीं है जो जीता है। मैं जो मुहावरतन शेर कह रहा हूं वो ये है कि शेर के मुंह से नवाला छीनने की मतलब यही जो बात क्लासरा साहब कर रहे हैं कि भाई जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो इस रियासत से ज्यादा अमीर हैं, अच्छा अगर तो वो जायज तौर पे अमीर हुए तो हमें कोई नहीं, अल्लाह ताला ने उनको दिया वो अगर अच्छा फिर उस पर क्या वो टैक्स देते हैं? अगर वो जायज तौर पर भी अमीर हुए हैं तो क्या वो टैक्स देते हैं इस मुल्क का? जिस तरह वो कह रहे हैं 8 लाख से ज्यादा लोग टैक्स नहीं देते। और मैं रियाज साहब से जिस तरह क्लासरा साहब ने भी इत्तफाक किया, मैं इत्तफाक करता हूं कि यहां पे कुछ किसी चीज की कमी नहीं है, मगर वो कमी है तो 180 मिलियन लोगों के लिए है। और अगर वो एक इंतहाई, मैं जिसे कहूं कि एक ऐसी तफरीत है, एक ऐसी अफरात है एक खास तबके के पास, और वो इसमें ज्यादातर ख्याल अगलब यह है कि वो नाजायज है। इसको अगर नवाज शरीफ साहब हिट नहीं करते तो मेरे ख्याल में ना हम एशियन टाइगर बनेंगे ना, क्योंकि जो असल बात यह है कि जो आम आदमी देख रहा है, जिसने वोट डाला है, वो मिलिटेंसी भी खत्म होनी चाहिए, मगर वो खुद रिलीफ मांग रहा है। उसको रिलीफ देने के लिए ये सारे जो टास्क हैं ये बहुत बहुत मुश्किल। अच्छा क्लासर साहब, भारत के साथ तो ताल्लुकात की बात की, जरा अगर अमरीकी ताल्लुकात की भी बात कर ले पाकिस्तान के साथ, तो मियां नवाज शरीफ अमरीकी असर रसूख को यहाँ पर कम करना चाहते हैं, तो क्या ये हम कर पाएंगे अमरीकी असर रसूख को पाकिस्तान में कम? एक शायद हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये पहले भी कई दफ़ा इस पर बहस होती रही, हम यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी को इज्जत और गैरत का मामला बना लेते हैं, जो कि एक राइट विंग और एक लेफ्ट लिंक है कि ये जी आप इज्जतदार ये नेशन के तौर पर मार्च करें। दुनिया भर में अमेरिकन के इन्फ्लुएंस है, हमारे यहाँ कोई पाकिस्तान दुनिया का वहद पहला और आखिरी मुल्क नहीं है। हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा, पूरी कौम को बताना होगा कि उनका बरतानिया में भी इतना इन्फ्लुएंस है, उनका यूरोपियन पे भी है, उनका चाइना पे भी है। चाइना ने क्यों पाकिस्तान से जब आपकी पाक ईरान गैस लाइन शुरू हुई थी, उन्होंने बकायदा उनके बैंक ने विड्रॉ कर लिया $500 मिलियन जो दे रहे थे, उन्होंने पाइपलाइन को फंड करना था, वापस ले लिया, क्योंकि अमेरिकन ने कहा। इवन भारत को देख लें, बहुत बड़ा मुल्क है, हम समझते हैं भारत शायद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, अमेरिकन ने उन पर दबाव डाला कि आप इस पाइपलाइन से निकल जाए, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, वो निकल गए। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारे मफादात कहाँ पे। अगर अमेरिकन इन्फ्लुएंस से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सकती है, यहाँ इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इस खित्ते में पीस हो सकता है, पाकिस्तान के लोगों को कुछ बेहतर फ्यूचर मिल सकता है। अगर ये असर रसूख कम नहीं हो सकता है तो एक हम इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी कैसे बना सकते हैं? ये इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी अगेन शाजिया, जो मैं उसको रिपीट करूंगा, इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। मफादात होते हैं कि आप किसी दूसरी ये फॉरेन स्टेट से आप कितने मफादात ले सकते अपने लिए, जैसे वो आपसे अपना इन्फ्लुएंस करके अपने मफादात लेना चाहते हैं, खित्ते में लेना चाहते हैं, इंटरनल लेना चाहते हैं, ऐसे आप उनसे अपने मफादात। हमें अच्छे बारगेनर्स चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए जो पाकिस्तान के मफादात को प्रोटेक्ट करते हुए दुनिया की बड़ी पावर के साथ डील करें। इसको अगर आपने गैरत बगैरती का मसला बना दिया कि वो बड़ा गैरतमंद होता है कि जो अमेरिका के आगे डट जाए या यूरोपियन के आगे डट जाए, वो बड़ा लीडर है, उल्टा उसके बदले पाकिस्तान ने आपने वेपन्स भी लेने हैं अमेरिकन से। अमेरिकन बहुत बड़ी कौम है, वहां से टेक्नोलॉजी भी आपने लेनी है, वहां से आप इस चीज से राइट टू गो अहेड। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने क्लास साहब, इस पर ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। टेक अ ब्रेक।
साहब खुशामदीद। कायद साहब, क्लासरा साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान कोई पहला या आखिरी मुल्क नहीं है जहां पर अमरीकी असर रसूख है, इसके बगैर नहीं रहा जा सकता। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है उनकी, मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ इस बात पे, और हर जगह है। मगर बात यह है कि एक उन्होंने बात और भी कही है कि जी आपकी खारजा, आपकी दाखिला जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो आपके मफादात पे मबनी होनी चाहिए। भाई हमारी कहाँ हमारे मफादात पे मबनी है? हमारा वजीर खजाना अपॉइंट वो करते हैं। बात यह है कि जो हमारे मामला करने वाले हैं क्या वो हमारे मफादात में फैसले कर रहे हैं, या ये जो क्लासरा साहब का आपका मतलब है, क्लासरा साहब का आर्गुमेंट ये है कि जो रूलिंग क्लास जाके 10 बस तक खड़ी हो जाती है आयन पैटरसन के सामने कि हमें अगला इक़्तिदार चाहिए, वो इस मुल्क के अवाम का मफाद इस आलमी मईशत के मालकान से कैसे ले सकेगी? तो आपका कहने का मतलब ये है कि मेरी बात सुनिए, अभी आपका कहने का मतलब ये है कि इसहाक डार को जो वजीर खजाना मुकर्रर करने का जो नाम आ रहा है सामने, ये अमेरिका की तरफ से आया है, अमेरिका की तरफ से आया है। देखिए नहीं, मेरी सुने, इसहाक डार जो है वो ही पॉलिसीज टो करेंगे, क्योंकि जो उनका मंशूर हम देख चुके हैं वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स पे। इससे पहले जब वो वजीर खजाना बने थे तो जो आज मईशत का मॉडल है वही है जिसका आगाज बेनजीर भुट्टो ने किया, इन्होंने उसको कंटिन्यू किया और अब जो दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मगर मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि आप डिफाई किया है, इसी ग्लोब पे डिफाई किया है। जिस तरह मैं उसकी एक्वाडोर की मिसाल देता हूं, उसने कहा जी हम कर्जा नहीं देते, हम पे कर चुके हैं आपको, उसे कुछ नहीं हुआ और इकोनॉमी टर्न अराउंड हो रही है। अर्जेंटीना की क्रिश्चियन ने कहा कि जी आपने जो हमें डॉलर दिया था इसके 35 सेंट्स बनते हैं, लेने तो ले ले या निकल जाए। अब ये 2004 में हुआ और 2008 में हुआ और वो रियासतें मौजूद हैं। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं क्लासरा साहब से, मगर ये हमारे मफाद में तो उनसे मुआमला ही नहीं करते, या जाती मफाद में करते हैं, बच्चों को वीजे देके उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, या इस पर कमेंट कीजिएगा। इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो कहीं मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान, हो सकता है लाइटर टोन में हो, कि पाकिस्तान और जो इंडिया के हमारे जो जाते हैं ना वहाँ पे वाशिंगटन जाते हैं या इंटरनेशनल लैंडिंग इंजन से जितने से भी ये डीलिंग कर रहे होते हैं, कंट्रैक्ट वगैरह जब डील कर रहे होते हैं बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के, तो उस वक्त वो कहते हैं कि जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स हैं या पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, तो ये पहले अपनी डील करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। इंडियंस के बारे में ये कहा जाता है कि वंस वो जब ये डील्स कर लेते फिर कहते हैं जी आप कोई हमारे लिए कुछ है, पहले वो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं, उसके बाद वो अपना कुछ जाती इंटरेस्ट उसमें देखने की कोशिश करते हैं। सो पाकिस्तानी को भी अगर इनने कुछ माल कमाना भी है, बड़े बड़े बिग कंट्रैक्ट्स में से, बड़ी डील्स में से, इतनी मेहरबानी कर लें कि आप थोड़ा सा पहले कौमी मफाद में डील कर लें, उसमें देख लें, फिर अपना और अपने बच्चों का कुछ इधर देखना है कि किसको फुल ब्राइट मिलना है, किसको स्कॉलरशिप मिलना है, किसको ग्रीन पासपोर्ट मिलना है, वो भी करते रहेंगे। आपको वो भी इजाजत है, लेकिन पाकिस्तान का मफाद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्लासरा साहब। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी शिकस्त पर सूबाई से दूर से रिपोर्ट तलब कर ली है। क्लासरा साहब, आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी मायूसी क्यों है? रहनुमा इस्तीफे आखिर क्यों देने लगे हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीत की उम्मीद थी? अच्छा, एक मैं साथ शाजिया के सवाल के साथ मुन्नू भाई की एक तवील नज़म का मिसरा लगा दूं। क्लासरा साहब के मक्खियां भी उड़ जानियां जदों मुक गई मिठाई, तो ये क्या वो मिठाई मुकने का मामला है? कैसे साहब आपने बड़ा अच्छा इस पे वो दिया है, ये कलर दिया है। असल में हम जो मीडिया है ना बड़ी दो धारी तलवार है। सम टाइम मैं ये कहता हूँ शुक्र है कि हम मीडिया में हैं, कोई सियासत में नहीं है या किसी और जगह पे नहीं है। अगर गिलानी साहब या कोई बड़े ओहदेदार इस्तीफा ना देते तो हम कहते बड़े ही देखें यार कैसे लोग हैं, इतनी इनको खौफनाक किस्म की इनको डिफीट हुई, आवाम ने रिजेक्ट किया है और बड़े ही ये अजीब किस्म के लोग हैं, इस्तीफा देने को तैयार नहीं, कुर्सियों से चमटे हुए हैं। अगर उन्होंने एक रिवायत, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, मेरा ख्याल दुनिया भर में चीज़ें होती हैं, अगर आपकी पार्टी हार जाए उसके बाद आपको इस्तीफे देने पड़ते हैं। मैं समझता हूँ अच्छी रिवायत है कि पाकिस्तान की जमहूरियत जहाँ पे आगे बढ़ रही है, ये लोग रियलाइज कर रहे हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर सके। जो इनको एक तरह की इनको डिसइल्यूजन थी कि शायद हम बहुत पॉपुलर हैं, हमने ये बीएसपी के लिए हमने 70 लाख फैमिलीज को हमने वहां पैसे दिए हुए हैं या हमने किसानों को ज्यादा पैसा दिया तो हम शायद जीत जाएंगे, उसका इंपैक्ट इनको नजर नहीं आया। या जिस तरह जो इमरान खान साहब पे जो उम्मीदें रख के बैठे थे कि शायद वोट बैंक वो न्यूट्रलाइज करेंगे, हमें सीटें मिलेंगी, वो उस पर खैर इमरान खान साहब की पार्टी का अपना व्यू आ रहा है कि उनके साथ क्या हाथ हो गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली जिन लोगों ने बनाई थी, ऑफ कोर्स उसमें गिलानी साहब शामिल थे, उसमें मंजूर भट्टू साहब शामिल थे, उसमें माने सदर के टॉप के जो लोग हैं वो शामिल थे। इन तमाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो के लिए बेहतरीन टाइम है कि इस वक्त अपने मामलात हाथ में लें। तमाम जो ओहदेदार हैं जो वो डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, इनसे इस्तीफे लें, जो दे रहे हैं ये बहुत अच्छी मिसाल है। बिलावल को भी अपने हाथ में सारा सिस्टम लेने के लिए बड़ी समझ की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मुल्क की मामलात का आखिर मामला है, सारी जिंदगी उन्होंने बाहर गुजारी है, एकदम कैसे वो मामलात इतने बड़े बड़े अपने हाथ में ले सकते हैं?
नहीं शाहजा, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो बड़े बड़े बैठे थे, बड़े समझदार थे, बड़े इनके पास सालों के तजर्बे थे, अपने आप को बड़े व्हीलिंग डीलिंग समझते थे कि हमसे बड़ा कोई मास्टर नहीं है, हम बड़े क्राफ्ट्समैन हैं, हम बड़े जादूगर हैं, पता नहीं हमारी पटारी में से क्या निकलेगा और दोबारा हम पावर में आ जाएंगे। ये भी तो नाकाम है। मेरा आपसे सवाल है, मेरा ये रहमान मलिक साहब बड़े जीरक और तजर्बाकार आदमी हैं, वट्टू साहब जो हैं वो जो हार गए हैं वो भी बड़े जीरक और तजर्बाकार लोग थे, इनके एक्सपीरियंस से कोई फायदा नहीं हुआ पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को अब अगरचे हारी हुई जमात है, लेकिन वो कहते हैं फालन आदमी पे मैं कुछ ज्यादा वो करना भी, वो कहते हैं कोई बंदा गिरा हुआ उस पर क्या हिट किया जाए, लेकिन ये क्योंकि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं, लिहाजा इन पे कमेंट्स करने बनते हैं। पीपल्स पार्टी एक बहुत, मैं समझता हूँ, गलत किस्म की उसमें रही है, एक फ्रेम में रही है। अगरचे ये भी हम कह सकते हैं, अंग्रेजी की मिसाल, इट्स वेरी इजी टू बी वाइजर आफ्टर द इवेंट। वाकया हो चुका है, आप और मैं शायद इस पोजीशन में हैं कि हम इन पर तनकीद करें, बताएं कहाँ गलतियां हुई हैं। इन्होंने सीखना फिर भी नहीं है, क्योंकि वो लाड जो पीपल्स पार्टी की इस वक्त रही है वो मेरा ख्याल है ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर थी, जियाले से बहुत दूर थी। और पीपल्स पार्टी का जियाला मैं समझता हूँ मादरत के साथ शायद पंजाब की हद तक उसने सदर जरदारी साहब को एक्सेप्ट नहीं किया बीबी के बाद वाले रोल में। इंटरेस्टिंगली सिंध के जियाले ने तो किया है, लेकिन पंजाब का जियाला जो बड़ा जियाला था, फैसला कौन था, वो मेरा ख्याल है जरदारी साहब की लीडरशिप से मुतमिन नहीं हुआ। और आपको याद होगा 2008 में जब जरदारी साहब ने टेक ओवर किया था, तो फिर सिंध के जियाले ने जो क्लासरा साहब इनको वोट दिया है, क्या वो भुट्टो या बीबी के नाम पर दिया या जरदारी साहब के नाम पर दिया है? फिर मैं समझता हूँ वो भुट्टो और ये खुद भी मानेंगे, ये जरदारी साहब या उनकी पार्टी या तो क्लेम करेगा जरदारी साहब की पॉलिसी की वजह से दिया है। मैं समझता हूँ अभी तक वो जो एक वोटर है, चाहे साउथ में हमारे सराइकी इलाकों में हो या आपके वहाँ पे आपके सिंधी इलाकों में, वो मोस्टली अभी तक भुट्टो लेगेसी से जुड़ा हुआ है। आप इनकी कंपेन देख लें, लीव अलोन आप और मैं क्या कमेंट करें, जो टेलीविजन पे हमने कंपेन देखी तो उसमें तो कहीं पे आपको सदर जरदारी नजर नहीं आते, आपको राजा परवेज अशरफ नजर नहीं आते, वजीर आजम गिलानी नजर नहीं आते, उसमें 3 ही हमें चेहरे नजर आते हैं, भुट्टो साहब नजर आते हैं, बीबी आती हैं या बिलावल भुट्टो होते हैं। ये लेगेसी तो खुद पीपल्स पार्टी लेके आगे चल रही, इनके पास अपना कोई बताने के लिए कम से कम ये मेरा ख्याल नहीं था। इसी वजह से जो उनका जियाला है वो जो सिंध वाला, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और सिंध के जियाले का एक और मसला है जो ब्लैकमेल हो रहा है कि वो पंजाब से किसी हुक्मरान पे, रूलर पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उनके अपने नेशनलिज्म के एक अपने मसाइल हैं, ये एक अलहदा बहस है कि वो किसी पंजाब से किसी रूलर्स को इस ट्रस्ट को कैसे कायम करें। फिर देखें, अब पीपल्स पार्टी का वो उनसर सामने आएगा जो जेलों में रिहाइश पजीर रहता है आमतौर पर मार्शल लॉ में, और जब ये इक़्तिदार के अवानों में जाते हैं तो उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई जागीरदार किसी कमी को ट्रीट करता है, उन्हें बेवकूफ़ आदमी समझा जाता है। यहाँ पे यारी दोस्ती के नाम पे जो है वो बिसात बिछाई गई थी। तो बहुत सारे, मैं समझता हूँ ये बात सोचने के लिए नई जो गवर्नमेंट इन वेटिंग है उसके लिए भी है कि जिस तरीके से पनिश किया है पीपल्स पार्टी को उसके अपने लोगों ने, मगर ये पार्टी मौजूद है। मगर मैं आज एक बात जरूर कर दूं कि पीपल्स पार्टी के अंदर इब्तदा में बड़े नहीफ अंदाज में, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो इसका लेफ्ट था उसकी अब रिसर्जेंस होगी। अब इसका लेफ्ट उठ के आएगा, क्योंकि भट्टू साहिबान एक बात पे या दूसरे बहाने पे इस्तीफे देके बाहर चले जाएंगे, क्योंकि हलवाई की हट्टी बंद हो चुकी है। लेकिन फिर भी भुट्टो की पीपल्स पार्टी तो नहीं बन सकती। नहीं, लेकिन ये पार्टी मौजूद रहेगी, ये पार्टी खत्म नहीं हुई। इस पार्टी का कोई एक मुस्तकबिल है जो इस मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद। क्लासर साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आपके पास एक खबर थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नए मसाइल आने वाले हैं, नैब राजा परवेज अशरफ को बुलाने वाली है, क्या होगा? जी, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ हुकूमत जो है जो ही ये पावर में आएगी और मेरा ओथ टेकिंग वगैरह फॉर्मेलिटीज़ होंगी, कैबिनेट बनेगी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, तो बिग चैलेंजेस आने वाले नवाज शरीफ साहब के लिए कि अपने आप को कैसे डिस्टेंस करें। जो प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, और पीपल्स पार्टी के 2 साबिक वज़रा जो वज़रा आज़म है इस वक्त ये नैब में उनकी पेशें पड़ रही हैं। सबसे पहले हमने देखा यूसुफ गिलानी साहब पे उनके खिलाफ जो अपॉइंटमेंट्स की थी उसका रेफरेंस है वो पड़ा हुआ है। गिलानी साहब की माजी में उनकी जवाब तलबी की गई थी, लेकिन गिलानी साहब ने यह जवाब दिया था कि मुझसे आप जवाब तलबी नहीं कर सकते, और रूल्स और रेगुलेशन का भी उन्होंने हवाले दिए थे। अब जो बारी सबसे पहली लगी है वो लगी है राजा परवेज अशरफ साहब की, और जो एक बिग मेरा ख्याल चैलेंज आने वाला है कि नैब कैसे इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि माजी में जो मेरे सोर्सेज कहते हैं, फसी बुखारी साहब जो हैं वो बाकायदा ऐवान वज़ीर आज़म से हिदायत लेते थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये
ऑर्डर्स कर रहे हो, तो आप बताएं हमने क्या लिख के देना है। सो माजी में तो कोऑर्डिनेशन चलती ही रही है, अब वो इस तरह का सिलसिला नहीं है। राजा साहब पे खासे सीरियस एलिगेशन है, एक तो उन पर रेंटल केस चल रहा है और दूसरा नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जो उन्होंने गुजर खां में 6 अरब रुपए के करीब अपने फंड्स ट्रांसफर किए थे डिस्क्रिशनरी फंड से। अगरचे गुजर खां के लोगों ने, मैं जाती तौर पर समझता हूँ, रिवार्ड नहीं किया, अच्छे थे, बुरे थे, करप्ट थे, एटलीस्ट गुजर खां के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने करने की कोशिश की थी जिसका रिवार्ड नहीं मिला। सो एक तो ये बड़ा चैलेंज इनके लिए। दूसरा जो है वो गिलानी साहब की, मैं समझता हूँ एक तो गिलानी फैमिली खुद एक बहुत बड़े एक उस ह्यूमन उसमें से गुजर रही है, टर्मैल में से गुजर रही है। उनका बेटा अली हैदर जो है आज उनको ये 5-6 रोज से ज्यादा गुजर गए, कोई उनको रिकवर नहीं करा सका। तो एक उनका आप कह सकते हैं इंसानी उनका मसला है। दूसरा उन पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज उन पे खड़े हो गए, उन्हें यहाँ पे पेश होना है, उन्हें वकीलों की टीम तैयार करने, जवाब तैयार करने। इन दो चीजों का जहां पे नवाज शरीफ साहब के लिए इन पे दबाव पड़ेगा कि वो शायद इनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, वो एविडेंसेस दे रहे हैं, वो फर्दर कोर्ट के साथ तामन कर रहे हैं जो उन्हें करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के साथ। वहां पे जो बात काजी साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के लिए बेस्ट चांस होगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो वोटिंग पैटर्न है ये करप्शन पे भी नहीं डाला जाता, मोरालिटी पे बहुत कम डाला जाता है, इसलिए पीपल्स पार्टी इसको कैश करा सकती है आने वाले दिनों में कि जैसे बेनजीर भुट्टो साहब को प्रोसिक्यूट किया गया, माजी में उन पे केसेस बने, जरदारी साहब पे बने, अब बैक वक्त इनके 2 साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो कोर्ट में आपको पेयर होते लगेंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन होते लगेंगी। ये वो चीज है जो पुराना जियाला है जिसको ये बेच सकती है पीपल्स पार्टी के। देखें जी हमारे साथ जब हम पावर में होते हैं तो भी हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, जब पावर से बाहर आते हैं तो भी अकाउंटेबिलिटी होती है। सो पीपल्स पार्टी के ये सिर्फ 2 नहीं है, इसमें अमीन फहीम साहब पे केस चल रहा है, उनका NACL का चल रहा है, मुन्ने सिलाई साहब का उसमें आपको याद होगा। तो मुस्लिम लीग नून इनकी प्रोसिक्यूशन करना चाहेगी या मजबूरी या दबाव के तहत करनी पड़ेगी? मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त मेरी इतलात हैं कि नैब के चेयरमैन के पास एक फाइल जो है वो नवाज शरीफ साहब के केसेस के भी पड़ी हुई। ये वो केसेस हैं जो अगर नवाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं जी अगर इनमें कुछ होता तो जरा मुशर्रफ साहब हमें प्रोसिक्यूट कर लेते जब तक हम यहाँ पे नहीं थे, उन्होंने हमें नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया था, बेसिक डिफरेंस समझने की जरूरत है कि जब जनरल मुशर्रफ की सऊदी से डील हुई थी उसमें सारी चीजें सेटल हो गई थी कि फॉरगेट एंड फॉरगिव वाला हिसाब हुआ था, लेकिन वो केसेस नैब के पास पड़े हुए हैं। इनको फाइल पेश की गई जिसमें फैसला किया कि आप इसको प्रोसिक्यूट करें, लेकिन चेयरमैन फसी बुखारी साहब ने इस पे एक्शन लेने से इनकार किया हुआ है। देखना यह है कि जहां पे 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं पीपल्स पार्टी के, गिलानी साहब हैं, राजा परवेज अशरफ है, उनको तो नैब बुला रही है। क्या वजीर आजम एक और सिटिंग वजीर आजम है, क्या वो भी नैब के उसमें नेट में आएंगे? नैब उनको भी नोटिस सर्व करवेगी करेगी कि आप पे ये केसेस हैं। सो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनने वाला है कि नून के लिए एक और भी तो बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए या न जाए, जिसकी वजह से वो जला वतन हुए थे। यस आपने अच्छा याद दिलाया शाहजहां, हम ये भूल के बैठे थे। ये बड़ा मेरा ख्याल बिग इशू बनने वाला है कि ये तो 2 दावे थे मेरा ख्याल है ये नवाज शरीफ साहब के लिए जो उनके सामने आने वाले हैं। एक तो ये बात है कि उन्होंने कहा था कि जब हम पावर में आएंगे तो जनाब मुशर्रफ साहब पे हम आके गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब साथ साथ में ये भी एक उसको एक स्पिन दे चुके हैं कि जी मैं अपने जाती तो मेरा कोई मसला नहीं है, मैं भूलने पर यकीन रखता हूँ, लेट्स मेक ए न्यू पाकिस्तान। मेरा ख्याल है वो ये सेल करने की कोशिश करेंगे पर्टिकुलर सऊदीज के उनके दबाव के बाद। दूसरा जो बड़ा मेरा ख्याल है बिग चैलेंज होगा इनके लिए, लेट्स सी वो कैसे करते हैं, अमल दरामद करते हैं, वो है कारगिल पे कमीशन बनाने वाला। हमेशा वो कहते रहे हैं कि जब भी मैं पावर में आया तो हम कारगिल पे बहुत बड़ा कमीशन बनाए, और पर्टिकुलरली कुछ तबकात ने पाकिस्तान में इस बात को पसंद नहीं किया कि उन्होंने कहा हम कारगिल पे कमीशन भी बनाएंगे, इसकी फंडिंग जो है भारत के साथ भी शेयर करेंगे। सो आप कह सकते हैं कि मियां साहब एक और दावा है कि बीबी के कातिलों को हम मंजर आम पर लेकर आएंगे, ये भी सिंध में तकरीर करते हुए मियां नवाज शरीफ ने यह भी दावा किया था। डेफिनेटली ये भी बड़ा दावा, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये कहती रही है जी हमने तमाम कातिल पकड़े हैं, जो रहमान मलिक साहब के बयान हम देखते रहे। सो शायद पीपल्स पार्टी को जरूरत ना हो जी बीबी के कातिल पकड़े जाएं, क्योंकि वो ये अपना दावा करते हैं हमने पकड़ लिए हैं, जो ये कुछ बच गए थे वो ड्रोन में मारे गए, उनके हिसाब से ये क्लोज ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब बड़े इम्तिहानात से गुजर रहे मुस्लिम लीग नून को। जी शाहजहां एक और भी होगा, एक और शाहजहां छोटा सा कमेंट प्लीज, कि अगर ये बीबी के कातिल ढूंढ रहे हैं तो जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे जनरल ज़ियाउल हक, उनके कातिलों को भी आज तक पता नहीं चला। फिर दोनों को अगर मिला लें, क्लब करके इन्वेस्टिगेशन करके कोई मेरा ख्याल है कातिल ले आए तो उसमें जनरल जिया साहब की जो रूह है वो भी मुतमईन हो जाएगी, और ऑफ कोर्स बीबी के जो फॉलोअर्स हैं वो भी जरा, आप सिर्फ बीबी के कातिल ना ढूंढे, मेरा ख्याल है जरा उन जनरल जिया के कातिल भी नवाज पीछे से कातिलों को ढूंढना शुरू करें। ठीक है जी, काइस साहब आपकी खबरों की तरफ आते हैं। शाजी, एक तो आज मैं एक फेफन की खबर है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे 8000 पोलिंग स्टेशंस को उन्होंने मॉनिटर किया था, जिसमें से बहुत से ऐसे निकले हैं जहां पे 100% से ज्यादा टर्न आउट हुई है। आज ये बड़ी अखबारों में खबर आई है, उन्होंने मुतालबा भी किया है कि ये जो इन जहां जहां ये पोलिंग स्टेशन वाक़ हैं, इसमें पंजाब में भी हैं, सारे सूबों में इसमें आए हैं, तो उनके रिजल्ट जो हैं वो रोके जाएँ। और ये भी साथ उन्होंने फेफन ने मुतालबा किया है कि जो जितनी टर्न आउट पर कितनी टर्न आउट हुई है, कि मतलब अगर जहाँ पे वोट ही एक पोलिंग स्टेशन में 100 है 150 कैसे
निकल आया, या कई सौ बाद केसेस में 200-300% भी उन्होंने दावा किया है। तो ये बातें मेरे ख्याल में निकल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ये शुरू भी किया है प्रोसेस कि जो रिगिंग की जो इल्जामात हैं, तो मेरे ख्याल में टू लैंड अ क्रेडिबिलिटी टू दिस होल प्रोसेस, इन बातों को एक क्लैरिटी के साथ अगर जहां कहीं कहीं कुछ हुआ है तो उसको सामने लेके आए, और ताकि लोग, और फिर क्योंकि साथ शुरू भी कर दिया है इन्होंने, जो पीटीआई आजकल धरने दे रही है, ये दे रही है, अभी इस तरह कोई बड़े मैसिव लेवल पे तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों का अगर इलेक्शन, अभी तो बहुत सी बातें ऐसी थी जिस पे हमारी तवक्कुआत तो पूरी नहीं हुई, 62-63 पे मजाक ही बन गया, तो इस पे मजाक बनेगा या क्या, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। ठीक है क्लासा साहब, आपकी एक बड़ी और अहम स्टोरी थी कि ब्यूरोक्रेसी में लॉबिंग शुरू हो गई है। कौन कौन लॉबी इस लॉबी में शामिल है और कैसे ये शुरू होगी लॉबिंग? ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये इनकी अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, सब की बात नहीं कर रहा, बगैर कोई टॉप पोजीशन लिए बगैर इनके लिए मुश्किल हो जाए। ज़िंदगी में जो मैंने देखा है, इनको 15 साल से इस्लामाबाद रिपोर्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स से वास्ता पड़ता है। इनकी ज़िंदगी के 2-3 मसाइल होते हैं कि इनके लिए एक तो सबसे ज़्यादा होता है कि अच्छी पोस्टिंग ली जाए, प्लस उसके बाद प्रमोशन कब लेनी है। सो इस वक्त एक खौफनाक किस्म की इस्लामाबाद में एक खामोश रेस यहाँ शुरू हो चुकी है लॉबिंग के लिए। एक तो जो पहले ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनको पता है कि अब हमारी बारी नहीं लगनी, वो अपना बोरा बिस्तरा गोल करने की कोशिश में, बाद उनसे राब्ते कर रहे हैं पीएमएल नवाज के टॉप के लोग हैं, पर्टिकुलरली जो इस हार्ट फेवरेट जो लोग हैं जिनसे राब्ते किया जा रहा है। इसहाक डार साहब को समझा जा रहा है कि की मैन है, फाइनेंस में आएंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी ब्यूरोक्रेसी वो कोशिश कर रही है। डार साहब को अभी से वो एक तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है, उन्हीं से शायद हिदायत लेने का सिलसिला। एक असल जो यहाँ पे मेरा ख्याल है ये लड़ाई शुरू होने वाली है इसमें ब्यूरोक्रेसी की रेस, कि पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म जो 13 साल बाद दोबारा पावर में आ रहे हैं, उस पर नवाज शरीफ साहब, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा, ये सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन है। और जिस दिन 12 अक्टूबर को इनकी हुकूमत टॉपल हुई थी, उस वक्त आपको याद होगा सईद मेहदी साहब थे, और सईद मेहदी साहब ने इन 13 सालों में, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, नवाज शरीफ के साथ मुसलसल राब्ते में रहे, उनके साथ डिस्कशंस होती रही, और नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं वो। लेकिन क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, उनको शायद ये दोबारा ना लगाया जा सके। लेकिन जैसे याद होगा सलमान फरूकी साहब को ऐवान सदर में सदर जरदारी साहब ने सेक्रेटरी जनरल का एक ओहदा दे दिया था, शायद इसी तरह की कोई पोजीशन सईद मेहदी साहब को भी ऐवान वज़ीर आज़म में मिल सकती है। इसके लिए 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट ये लिए जा रहे हैं। एक तो नासिर खोसा साहब हैं, वो मौजूद हैं, उनकी कंपिटेंसी की लोग तारीफ करते हैं, ईमानदार आदमी हैं, ऑलरेडी पंजाब में वो रहे हैं, उनका शरीफ फैमिली के साथ भी बड़ी एक ये कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग है, और उनका क्लीन रिकॉर्ड है वो इस हवाले से। दूसरा नाम जो लिया जा रहा है वो कमर जमान चौधरी साहब लिया जा रहा है, कि चौधरी साहब जो हैं अब वो भी बड़े करीब समझे जाते हैं, उनकी भी अच्छी तारीफ की जाती है। और माजी में आपको याद होगा जब ये अहमद मुख्तार साहब जा रहे थे, चाइना जा रहे थे, इन पे केस आया था, तो उस पर उन्होंने रोक दिया था, उन्होंने ईसीएल पे नाम डाला था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उस पर बड़ी अच्छी खासी रिजेंटमेंट हुई थी, इनको रोका गया था। सीडीए के चेयरमैन भी रहे हैं उनके दौर में। और जो इसमें अहम टेस्ट आने वाला है नवाज शरीफ साहब के लिए ब्यूरोक्रेसी में, वो ये है कि आपको याद होगा राजा परवेज अशरफ साहब ने अपने बेटे को, हाजी अजीम को, वर्ल्ड बैंक भेजा था। बहुत सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो कि माजी के मसला में जो मौजूदा जो वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं खोसो साहब, इन्होंने अपने बेटे को 2 ग्रेड दे के डेप्यूटेशन पे लेके आए हैं। तो इस तरह की पोजीशन है जिसपे इनको फैसला करना पड़ेगा कि क्या इन्होंने माजी के वज़ीर आज़म जो हैं उनके बेटों दमादों को भी इन्होंने ये फेवर देनी है नवाज शरीफ साहब ने, या डिसकंटिन्यू करना है। इस वक्त जो मेरा ख्याल है उस फायरिंग लाइन में आने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं मेन, उसमें मुनीर कुरैशी साहब हैं, सेक्रेटरी कॉमर्स हैं, अच्छा ख्वाजा सदीक अकबर साहब हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस वक्त। इसके बाद डॉक्टर वकार मसूद साहब हैं फाइनेंस में, अगरचे काबिल आदमी वकार मसूद साहब, लेकिन क्योंकि जना मुशर्रफ के बड़े करीब रहे हैं, पिछले हुकूमत के करीब थे, उनको रिटेन नहीं रखेंगे। अच्छा, इसके बाद तैमूर अजमत साहब, एक मेन नाम जो ये पिछले हमने 8-10 सालों से सुना है, उनको कॉम्पिटेंट ऑफिसर कहा जाता है डीएमजी के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये कंटिन्यू करेंगे। जो इससे हट के एक मेन चेंज हम देखने वाले हैं जिससे पाक भारत रिलेशनशिप का डिटरमिन होगा, वो है जलील अब्बास जिलानी साहब की, उनके अपॉइंटमेंट है जो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ों का जो बिस्तर है वो गोल होने वाला है, बहुत जो अपने घरों को रुखसत होने वाले हैं। जी सर, मैं ये स्टोरी जो जुड़ी हुई है आपकी आज की मेन स्टोरी से, एशियन टाइगर बनने के हवाले से, हमारी एक किस्त फिर आ गई है करीब, जो हमने 28 मई तक देनी है जो IMF और वर्ल्ड बैंक को, और ये जो सारा, और उसके साथ रूपी पहली दफा जो है वो जो और मजीद गिरा है, 100 रुपए का डॉलर हो गया। मेरे ख्याल में अनीस शेख हमारे साथ हैं, अगर वो अनीस आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हुजूर, ये जो आप दावे भी सुन रहे हैं, अल्लाह करे हम भी अपनी उम्र अजीज में वतन अजीज को एशियन टाइगर बनता देख लें। ये जो आगे एक साथ हमें दरपेश हैं वो आ चुकी हैं, और बताया जा रहा है 2-2.5 महीने के इंपोर्ट के लिए फूड का जो इंपोर्ट है और दीगर उसके पैसे रह गए। क्या बताएंगे, मुख्तसरन वक्त कम रह गया है? मुख्तसरन तो ये कि ये मेरा ख्याल है कि अगर जो हमारा अपना हिसाब है कि अगर आप रिजर्व को देखें कि 6-6.5 अरब आपके रह गए हैं स्टेट बैंक के, उसमें से भी जो 4 अरब हैं वो आपको IMF को वापस करने हैं, एक लॉन्ग पीरियड में करने हैं, लेकिन वो आपके हैं नहीं।
इसका मतलब ये है कि आपके जो असल रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के हैं वो 2 अरब के करीब हैं। आपके 1 महीने का जो इम्पोर्ट बिल होता है वो 3 अरब का होता है। रियलिस्टिक अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो आपके पास 1 महीने के रिजर्व भी नहीं है। और जैसे कि IMF की पेमेंट्स की बात की जा रही है, अभी आपको दोबारा एक पेमेंट करनी है 258 SDR की है, तकरीबन $400 मिलियन बनते हैं और ये आपने करनी है 25 को। उसके बाद इस माली साल के आखिर में आपको एक छोटी सी पेमेंट और करनी है, ये भी SDR 71 मिलियन की है और 110 मिलियन की बात हो रही है। तो आपके रिजर्व पे जो है इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका है कि अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो या कोई भी और गवर्नमेंट होती है, उसके पास IMF के पास जाए बगैर कोई और सारा होगा। और अगर आप IMF के पास जाते हैं तो फिर IMF आपको स्क्वीज करेगा। IMF आपको स्क्वीज करेगा, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पर जोर डालेगा, फिर आपको टैक्सेस बढ़ाने के लिए आप पे जोर देगा, आपको बिजली की जो आप सब्सिडी देते हैं उसके हवाले से आप पे जोर पड़ेगा, वो आपसे कहेगा सब्सिडी विड्रॉ की जाए। आपके पास फिलहाल कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि अपने लाइन लॉसेस को आप जो है करटेल कर सकें, तो आपके पास मजबूरी ये होगी कि आप वो तमाम बातों को माने। और आप जो कहते हैं कि जी बिजली की मार्केट आपके पास नहीं है, बिजली आपके पास कम है, सोचना आपने ये है कि क्या आपके पास इतनी महंगी बिजली की मार्केट है। सही। आप कहते हैं जी बिजली नहीं आती, सवाल ये है कि अगर बिजली आना शुरू हो गई तो बिल कहाँ से देंगे, और अगर सब्सिडी हटानी आपको पड़ गई तो जितनी महंगी बिजली आपको, मतलब ये हुआ कि IMF से जान नहीं छूट सकती। बहुत बड़े मेहमत क्राइसिस है, बहुत बड़ा मेहमत है और मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज आगे आ रहा है। इलेक्शन से बड़ा चैलेंज इस मुल्क की मैशत होगा। जी हाँ, और जाने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून को फेस करना होगा और इसमें कामयाब होना होगा। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है। सईद काजी साहब और क्लासर साहब, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।